नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी और यहाँ पे हमारी पूरी टीम है और आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर के सांसद, बेहद पढ़े लिखे और मैं समझता हूं जनता के प्रति बेहद समर्पित जुड़े हुए हैं महेश शर्मा जी। और महेश जी से हम लोग चर्चा शुरू करें। एक बड़ी खबर भी मैं आपको बताता चलूं कि घोसी में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है, लेकिन उनको उम्मीद है कि नहीं वो आगे आ जाएंगे। फिलहाल तकरीबन 7,000 वोटों का अंतर है सुधाकर सिंह और दारा सिंह चौहान के बीच में। महेश जी, हम लोग एक कार्यक्रम शुरू करें। लेकिन दूसरी खबर भी तो साथ साथ दे दी। हाँ, दूसरी खबर भी मैं दे दूं कि भाई महेश जी के नेतृत्व में जो है शानदार जीत मिली है त्रिपुरा में और दो की दोनों सीटें जो है इन लोगों ने जीती है। बड़ा जोरदार ताली बजाइए भाई। एक आदमी गौतम बुद्ध नगर से त्रिपुरा में जाके चीजों को ऑर्गेनाइज करता है और वहां पर पार्टी को जीत दिलाता है, तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं महेश जी। बहुत बधाई आपको। और मैं समझता हूं कि आपका जो गुण है उसका पूरा फायदा पार्टी ने उठाया और मैं समझता हूं कि भविष्य में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। ये हम लोग भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी की जीत जी जी, उनकी नीतियों की जीत है, उनके प्रति जनता के विश्वास की जीत है। और त्रिपुरा जैसे सुदूर क्षेत्र में जी पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्व बहुमत की सरकार आजादी के बाद बनी, कम्युनिस्टों के शासन को हटाकर, और अब ध्वस्त कर दिया। और अब दो जो हमारे बाई इलेक्शन थे, दोनों बाई इलेक्शन में 30,000 वोट से और 21,000 वोट से दोनों सीटें जीती हैं जी। और एक और विषय में जो हमारी बहन मुस्लिम समुदाय से आती हैं, बैठी हैं, एक बड़ी खुशी की बात है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि धर्म, जाति, बिरादरी इन सब से छोड़कर सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास जी। जिस सीट पर हम 30,000 वोट से जीते हैं जी, उस सीट में 63% आबादी अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों की है। वाकई भाई ये बड़ी बात और है। बहुत बड़ी, मतलब आप लोग अपने जो विचार है माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें सफल नजर आ रहे हैं ना। देखिए, प्रधानमंत्री जी का कद, अब उनकी सोच, उनकी नीतियां, उनकी नीयत उस ऊंचाई को छू चुकी है। हम चांद पर वैसे भी पहुंच गए हैं जी, और उनकी सोच भी इससे ऊंची है। जब वो कोई भी काम करते हैं तो उसमें कहीं धर्म, जाति, बिरादरी की छोटी सोच नहीं होती। आज ये जीत मैं उन्हीं को समर्पित करता हूं। इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं महेश जी। लेकिन दूसरी जो लड़ाई चल रही है घोसी वाली, उसके वो भी तो आपके लिए हर जगह की परिस्थितियां अलग होती हैं। वहां कुछ परिस्थितियां अलग हैं जिन पर अभी चल रहा है। और अभी जरा रिजल्ट आ जाए। ये दोनों रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। आप रिजल्ट घोषित होने के बाद ही कुछ? हाँ, ये दोनों रिजल्ट घोषित होने के बाद की बता। अच्छा, इसीलिए आपने 6-7 वोट का कभी। खैर, अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं महेश जी। गौतम बुद्ध नगर बहुत बड़ा जिला है और मैं समझता हूं कि यहाँ पे एजुकेशन का बहुत बड़ा हब है। जितने बड़े बड़े स्कूल, जितने बड़े बड़े कॉलेज, जितने बड़े बड़े हाईटेक चीजें गौतम बुद्ध नगर में है, मैं समझता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं होंगी। आप मुझे ये बताइए कि सांसद बनने के बाद कौन कौन सी नई चीजें आप कर पाने में सफल रहे? कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें अब सरकार ने तो नियम बना दिया है कि भाई गरीब भी बच्चे पढ़ें। आपके पास तो बहुत सारे एडमिशन के लिए कितने दबाव आते होंगे, मैं समझ सकता हूँ। सबसे ज़्यादा दबाव आपके ऊपर ही आते होंगे कि ये एडमिशन यहाँ करा दीजिए। जरा उन चुनौतियों के बारे में भी बताइए, फिर तब हम लोग शिक्षा पे आगे बढ़ते हैं। क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि भाई शिक्षा तो सबको देना बेहद जरूरी है। अगर समाज में आपको बदलाव लाना है तो सबको शिक्षित करिए। आज भी 77% लोग जो है वो गाँव में रहते हैं। तो क्या गौतम बुद्ध नगर, जो कि दिल्ली से सटा हुआ जिला है, आपको लगता है कि नहीं शिक्षा में आप लोग 100% बेहतर स्थिति में हैं? क्या आप जो जिस विजन के साथ सांसद बने हैं, क्या आप उस विजन को लागू कर पाए? क्या आपको लगता है कि नई जो नई शिक्षा नीति आई है उसके जरिए क्या गौतम बुद्ध नगर में चीज़ों में बदलाव हो रहा है, नजर आ रहा है, या कुछ लोगों के कब्जे में ही चीज़ें हैं? मैं जरा इस पर आपसे विस्तार से जानना चाहता हूँ। देखिए अरविंद जी, पहले तो मैं आपको और इंडिया न्यूज़ को मैं बधाई देता हूँ कि आज आपने एक ऐसा विषय छुआ है और उस विषय पर आपने राष्ट्रीय स्तर की ये जो चर्चा शुरू करी है। वास्तव के अंदर मैं एक शिक्षक पुत्र हूं और इसलिए शिक्षक पुत्र होने के नाते विशेष सम्मान शिक्षा को और विशेष सम्मान शिक्षकों को। जी। माता पिता के बाद अगर कोई एक व्यक्तित्व का एक कृतित्व अगर अपने छात्र को अपने से ऊंचा देखना चाहता है तो वह शिक्षक ही हो सकता है। बहुत बढ़िया। और उसके पीछे की कोई ताकत हो सकती है तो वह शिक्षा ही हो सकती है।
वह शिक्षक कितना भी चाहे अपने छात्र को ऊंचाइयों तक पहुंचाना, देश का डॉक्टर बनाना चाहे, इंजीनियर बनाना चाहे, मंत्री बनाना चाहे, प्रधानमंत्री बनाना चाहे, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं एक शिक्षा का बेस जो हमारी जड़ है वो बहुत ज़रूरी है। और उस शिक्षा की दृष्टि से आज हम जिस ऊंचाई पर पहुंचे हैं जी, मैं आपको अपना भी एक छोटा सा अनुभव, जापान में गया था जी, और वहाँ के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स और उनके बीच में एक मेरी बैठक थी। मैं भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने गया था। वहाँ के लोगों ने जब मुझसे कहा कि साहब मेरे दिल की एक इच्छा है कि मेरे बच्चा जापानीसा और मेरे जापानियों के दिल में ये इच्छा है कि, और मुझे तो बाद में मैंने इस क्वेश्चन को कई यूरोपियन लोगों के साथ भी क्वेश्चन किया जी, कि क्या ये इच्छा जापानी की थी या आपकी भी है कि मेरा बच्चा कम से कम 10वीं क्लास तक की शिक्षा भारत से कर आ जाए, तो उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी, उसके विचार इतने सुसंस्कृत हो जाएंगे, उसकी शिक्षा की नींव इतनी मजबूत हो जाएगी कि फिर वो आगे भटकेगा नहीं। यूरोपियन वर्ल्ड में आज पूरे माँ बाप के लिए चिंता का कारण बन गया है और उनकी सरकारों के लिए भी, कि बच्चों को पढ़ने के लिए सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के नाम पर, सो कॉल्ड स्वच्छंदता आज़ादी के नाम पर कोई रोक टोक नहीं है। और हम वो पुराने जमाने के लोग हैं जी, जो मास्टर जी और स्टूडेंट के बीच में एक बेंत भी होती थी लेकिन उस बेंत आज तो कोई नहीं कर सकता, आज तो मुकदमा दायर हो जाएगा और आप मीडिया के लोग उसके पीछे इतने पड़ जाएंगे, मीडिया नहीं आप ही लोग दायर करा देंगे मास्टर जी। तो मैं समझता हूं वो एक प्यार भरी होती थी वो, जो मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक प्यार भरा एक रिश्ता होता था कि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, किसका बच्चा है वो, पढ़ाना मास्टर जी को है और उसे पता है मास्टर जी को ये 6 साल पढ़ने के बाद मेरे पास से चला जाएगा, कहां पढ़ के जाएगा, कहां रहेगा, कुछ नहीं पता। तो आखिरकार वो क्यों उस शक्ति का इस्तेमाल करते थे जी? उनके पीछे की जो सोच थी कि ये बच्चा मेरा मुझसे आगे निकले, देश के लिए, समाज के लिए कुछ करे। रही बात आज मैं अपने इस गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र की, पूरे देश की नहीं विश्व की नजरें इस नोएडा गौतम बुद्ध नगर पर है। शो विंडो है उत्तर प्रदेश की, दिल्ली का बॉर्डर आईना है, हर आईना है, हर चीज हम कंपेयर करते हैं दिल्ली से जी, कि दिल्ली में क्या हो रहा है नोएडा में भी होना चाहिए जी। शिक्षा का मुझे खुशी है ये कहते हुए कि आज ये मेरा क्षेत्र, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरी कर्मभूमि की ये माटी, जहां मैंने अपने जीवन के 40 वर्ष से ज्यादा गुजारे हैं। 1 नवंबर 1982 को मैं आया था और यहाँ के जो मूल लोग थे उनमें शिक्षा नाम की कोई सोच ही नहीं थी। कोई पीछे, यहाँ के जो ग्रामीणवासी थे वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में इतना पिछड़ा हुआ था क्षेत्र, और आज शायद अगर हम देश का कोई आकलन हुआ हो तो उसमें ये क्षेत्र अग्रणी पाया जाएगा। करीबन 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स, यूथ यहाँ पर पढ़ता है। और अभी मैं एक यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में गया तो मुझे बताया गया कि 92 कंट्रीज के स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं, 92 देशों के। तो एक मिनी इंडिया के रूप में, एंटरप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री के रूप में तो लोग आ रहे हो, मैं मान सकता हूं, लेकिन पढ़ने के लिए भी नोएडा आ रहे हो। तक्षशिला, नालंदा जाते थे लोग, वहां की बात भी मानी थी, लेकिन नोएडा में पढ़ने के लिए लोग आ रहे हो, जहां इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज बन गई हों, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बन गई हों, गौतम बुद्ध नगर जैसी 450 एकड़ में बनी हुई यूनिवर्सिटी बन गई हो, और जहां स्टूडेंट्स का एक हब बन गया हो। तो जब ये स्टूडेंट का हब बना तो मुझे बहुत कुछ काम करने को, जैसे भगवान प्रधानमंत्री जी ने कहते हैं ना कि कुछ काम करने के लिए मुझे निमित्त किया गया है, चाहे वो माँ गंगा का काम हो, चाहे बाबा केदारनाथ का काम हो, काशी का काम हो, उज्जैन का काम हो, ये सब कुछ निमित्त किए गए थे। कुछ काम करने का मुझे भी मौका मिला। यहाँ एक बोटेनिकल गार्डन है जी, आजाद भारत का पहला बोटेनिकल गार्डन, 90 एकड़ से ज्यादा जमीन में बना हुआ है। और क्या था कि हमारे देश का युवा और स्टूडेंट ये सीखे कि गेहूं कहां पैदा होता है, वरना कोई पप्पू ये कहेगा कि आलू का पेड़ के ऊपर, आलू के पेड़ पर आलू लगता है, मैंने देखा था, मैंने पेड़ से आलू तोड़ा था। तो ऐसे लोग ना पैदा हो जाए, तो उनको सब तड़ाने के लिए उस माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जैसे ही मैंने प्रपोजल रखा, मैंने कहा साहब यूथ दिल्ली और इसके आसपास का यूथ आकर यहां देखेगा, करने को देखेगा कि साहब
कौन सी फसल, कौन सा आलू कहाँ होता है, कचालू कहाँ पैदा होता है, सरसों कैसे, को भी बुला लेते आप लोग, पप्पू को भी दिखा देते, कम से कम कुछ तो सीख जाता। तो मैं समझता हूँ ये सब उन बच्चों के लिए, उन पप्पुओं के लिए है जो ये बच्चे देख लेंगे कम से। और जब यूनिवर्सिटी के छात्र लोग यहाँ पढ़ते थे जी, तो वो पढ़ने के लिए देखने आते थे बच्चे। अब आजकल मुझे पता चला कि वो लोग देखने आ रहे हैं कि सरसों का पौधा कैसा होता है, वरना शायद लोगों ने गेहूं और जौ के फली में आसान तो मुश्किल है, गेहूं जौ बाजरा जो भी हो, मतलब तो मुश्किल है, अरहर, चना, मटर। और अब तो मुझे लगता है इस एजुकेशन के फील्ड में 86.5% लिटरेसी रेट है अपने इस नोएडा में। लेकिन मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि ईडब्ल्यूएस को लेके जो बात होती है, ईडब्ल्यूएस के एडमिशन को लेके होती है, हम अक्सर खबरें पढ़ते रहते हैं कि इस क्या बोलता है यूनिवर्सिटी ने ईडब्ल्यूएस को नहीं किया, कोटा पूरा नहीं किया, इवन पिक्चर तक बन गई ईडब्ल्यूएस को लेके। नोएडा में बहुत ताकतवर लोग जो है इस तरह के स्कूल चलाते हैं, और मैं समझता हूं कि एडमिशन आप लोगों को बोलते होंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। और मैं आपसे इस पूरे सिस्टम को जरा समझना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस के लोगों को आप या आपका क्षेत्र है वो कितने, मतलब संख्या तो खैर आप मत बताइए, बट क्या आपके अनुसार उसको वो लोग अपने स्कूल में जगह दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए अरविंद जी, आपने मेरी दुखती रग को छुआ है। मेरे सामने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भाई कपिल अग्रवाल जी बैठे हैं और तो पूछूंगा ही मैं, एज ए पॉलिटिशियन ये सभी लोग हमारे पास ही आते हैं। हाँ कि साहब देखिए लिस्ट में ईडब्ल्यूएस का नाम आ गया और स्कूल वाला मना कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और ये चिंता मैं नहीं, मुझे कहा गया ये सवाल कि भाई डॉक्टर साहब से ये सवाल जरूर पूछिएगा। नहीं, आपने सही सवाल को, सही दुखती रग को छुआ है आपने। और मैं समझता हूँ ये दर्द मेरा भी है, ये दर्द उन गरीबों का भी है। और प्रधानमंत्री जी की नई सोच 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी है जी, कि होलिस्टिक एजुकेशन, एक ऐसी एजुकेशन जो बच्चे की नींव को तैयार करती हो और मैं कहता हूँ सार्वभौमिक इस तरह की सोच के साथ होलिस्टिक एक एजुकेशन पॉलिसी लाई जाए, और लाई गई है जी, जिसमें सबको समान शिक्षा के अवसर मिले जी। और इसी के सोच के तहत आज से कई सालों जब ये नोएडा बना तब एक योजना बनी थी कि स्कूलों और इनको कुछ छूट दी जाए जमीन के दरों में, ताकि उसकी एवज में वो कुछ प्रतिशत बच्चे गरीबों के रखेंगे। अब वो उस वक्त जमीन की कीमत और इस कीमतों में बहुत फर्क नहीं था, लेकिन आज ये फर्क बहुत ज्यादा हो गया है। प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ सी आ गई है यहाँ। और ये बात, आपकी फीडबैक आपके पास सही है, आप भी खुफिया एजेंसी से कम नहीं है कि ये बात सच है कि जो वो ईडब्ल्यूएस की लिस्ट लेकर वो वहाँ जाता है बच्चा, और उस स्कूल का उसे पहले तो उलझाए रखते हैं लंबे समय तक, फिर उसे कुछ रास्ता दिखा देंगे, फिर उसमें कुछ कमियां निकाल देंगे उसके सर्टिफिकेट में। मैं समझ रहा हूँ ये एक समस्या है, और इस समस्याओं को हम लोग भी विभिन्न स्तर पर माननीय मंत्री जी के माध्यम से, कपिल जी के माध्यम से ही हम मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे, और इस विषय पर एक समाधान निकले, ऐसा समाधान हो जिसमें विन विन सिचुएशन हो, स्कूलों के लिए भी हो, और लेकिन प्राथमिकता पर उन गरीबों के बच्चों को रखा जाए। क्योंकि आज से पहले जो शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने इतिहास रचा है वो किसी करोड़पति के बच्चे नहीं थे, जी, किसी अरबपति के बच्चे नहीं थे, वो इस भारत माँ के बच्चे थे, वो गरीब थे, वो सामान्य वर्ग से आते थे। और हम और आप भी तो उसी श्रेणी के लोग बैठे हैं। सरकारी स्कूलों में हमने शिक्षा प्राप्त करी है, हिंदी मीडियम स्कूल से आप समझिए, मैंने स्कूल पढ़कर मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल से MBBS किया है। तो अगर उन बच्चों को मौका नहीं मिलेगा तो प्रधानमंत्री जी की जो वो सोच है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सर, मैं आपसे, आपके मन में उसको लेके कोई समाधान, कोई आइडिया कि इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं समझता हूँ कि बाकी चीज़ें तो धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही हैं, आपकी लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ गई हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला जो अभियान है वो भी बहुत बेहतर है, उसका भी एक सार्थक परिणाम निकल आ रहा है। लेकिन गरीब बच्चों को कोई स्कूल ये नहीं कहता है कि नहीं मैं इनको बुला के पढ़ाना चाहता हूँ, मैं इनको अपने साथ लाना चाहता हूँ। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, जिसका नाम बहुत बड़े बड़े लोग लेते हैं, मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव शायद कोई भी कर पाएगा। अरविंद जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि ये सवाल बड़ा नहीं, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हर बच्चे को जी इक्वल प्लेटफॉर्म मिल जाए पढ़ने का,
जी तो मैं समझता हूं कि देश में एक क्रांति आएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनका इतिहास कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है, करीबी से उठकर आया था, एक मास्टर का बेटा था, एक अभी भी हम जो बच्ची इशिता किशोर जिसने टॉप किया है, जी जी तो हम उसके घर गए उसको बधाई देने। जी हाँ, जी हाँ। छोटा सा घर था, तीसरी बार वो शायद उसकी अंतिम चांस था, और उसके बाद क्या खुशी, उसने क्षेत्र का नाम ऊंचा किया है। सामान्य घर के अंदर सुविधाएं थी, बहुत छोटी सुविधाएं थी, माँ बाप ने बहुत परिस्थितियों के अंदर उठाकर उनको वहां पहुंचाया था। तो मैं समझता हूं कि इस समस्या के समाधान के लिए मैं भी और आप भी और जी। कपिल जी भी, हम शासन और प्रशासन और स्कूलों के साथ बैठकर, हालांकि मैं बता दूं कि जब हमने ये विषय उठाया स्कूलों के सामने, कि मैंने कहा भाई देखो, हमें आपके खिलाफ भी आंदोलन करना पड़ सकता है, हम करना ही पड़ेगा, जो हालात हैं हम वो जनप्रतिनिधि पड़ेगा। हैं। तो उन्होंने कुछ कहा है, जैसे आज भी अभी हम एमिटी गए, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल गया, जी। तो उन्होंने एक सेशन अलग से लगाकर करीबन 300 बेटियां, एक अमिताशा नाम से एक संस्था उन्होंने शुरू करी, एक ट्रस्ट के माध्यम से 300 बेटियों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। अभी मैं जेपी जो बिल्डर्स हैं इनके यहाँ गया, तो उन्होंने मुझे कुछ स्कूल की बच्चियों से मंगाया, बोला साहब इतनी बच्चियों को हम फ्री एजुकेशन देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सोच भी आई है और इस पर काम भी हो रहा है और इसके परिणाम भी आएंगे, लेकिन आपने विषय सही उठाया, इस पर और कुछ करना बाकी है। देखिए, इंडिया न्यूज़ आपके साथ है इस मामले में, क्योंकि जब हमने रिसर्च किया, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी मैंने इस कॉन्क्लेव के पहले, तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो अनटच्ड है। हम लोग हर साल बात करते हैं, हर साल इस पे चर्चा होती है, हर साल इस पे खबरें बनती हैं, लेकिन ये मुद्दा हर साल अगर हम बात करते हैं तो बना हुआ है तभी तो बात करते हैं, बाकी मुद्दों पे हम बात नहीं करते हैं। ये लगातार इस पे चर्चा होती रहती है। अच्छा, आपसे बात करने का मौका इसलिए, जगह और मौका इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सबसे ज्यादा इसको लेके दबाव में रहते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश से आपके पास फोन आते होंगे अपने मित्रों के, है ना, गरीब लोगों के तो आते होंगे, आपके क्षेत्र के लोगों के आते होंगे। खैर, मैंने तो शायद अभी आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास 10 में से 6 सिफारिशें स्कूल के एडमिशन की होती हैं और कुछ नहीं होती है। हाँ, लेकिन ये बड़ी चुनौती है डॉक्टर साहब, ये बड़ी चुनौती है। अच्छा सर, ये बताइए मुझे कि ब्यूरोक्रेट्स को लेकर भी हम बात कर रहे थे, आपने इशिता किशोर की बात की कि इशिता किशोर जो है गरीब या एक साधारण परिवार से निकल के और आईएएस बनी, और आपने भी देखा। मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, निश्चित रूप से उनके ऊपर काम का दबाव रहता है, लेकिन क्या एक नए आइडिया के तहत हम, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है कि पढ़ाते नहीं जाते होंगे, स्कूलों में जाते, मैं कभी कभी लोगों को देखता हूं कि नहीं, कोई कलेक्टर चला गया गरीब बस्ती में पढ़ा रहा है, कभी क्लास ले लिया, कभी जूम से क्लास ले लिया, लेकिन क्या हम इसको एक नियमित सिस्टम या एक नियमित सिस्टम में नहीं डालते थे? एक सप्ताह में यार डीएम साहब की क्लास लगेगी स्कूल में, किसी गरीब स्कूल में चले गए, कम से कम अपनी बात तो बताएंगे, वो किसी एक बच्चे को तो प्रेरित करेंगे। आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, क्योंकि उन्होंने उस संघर्ष के दौर को देखा है, कठिन परिस्थितियों से गुजरकर आज उन्होंने मंजिल हासिल की है। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए? जो बड़े लोग हैं, हमारे मानिंद लोग हैं, जिन्होंने गरीबी से निकलकर एक मुकाम हासिल किया है, जैसे आपने बताया कि आप सरकारी स्कूल में पढ़े, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, लेकिन क्या हम लोग कोई ऐसी व्यवस्था लागू कर सकते हैं? क्या सप्ताह में हम एक दिन का समय दे सकते हैं? जैसे आपने त्रिपुरा गए और आपने दोनों सीटें जिता दी। अरविंद जी, पहले तो कोई आप प्रधानमंत्री जी से कोई टेलीपैथी या कोई खुफियागिरी तो नहीं करते हैं आप? नहीं नहीं, मैं कोई खुफियागिरी नहीं कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको बता दूं जी कि ये बात मुझे बतानी चाहिए कि नहीं, चलो बता देता हूं, विषय अच्छा है। जी जी मंत्रियों और सांसदों की बैठक में जी प्रधानमंत्री जी ने एक योजना दी, अखबारों में नहीं छपी, जी, कि भाई हर ब्यूरोक्रेट कहीं से तो बनकर आया, बिहार के किसी गांव से चलकर ना तो आईएएस बन गया, आज वो कमिश्नर बन गया, आज वो चीफ सेक्रेटरी बन गया। क्या आप अपने उस गांव जाकर, उस स्कूल में जाकर एक क्लास लेकर आकर ये कहोगे तो उस स्कूल के सैकड़ों बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि यह इस स्कूल का जिसमें हम टाट पट्टी पर बैठे हुए हैं, यहां का एक बच्चा बनकर दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी बना हुआ है, प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर बना हुआ है, फला बना हुआ है। तो मैं समझता हूं ये आपकी सोच ही, आप ही के सुझाव तो नहीं था तो। नहीं नहीं, मेरा सुझाव नहीं था, और लेकिन ताली बजाइए आप सभी लोगों के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप सभी लोग कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, और सबका नाम है, सम्मान है। महेश जी ने जैसा कहा कि आप कभी जिस स्कूल पे पढ़े हैं, आप वहां तो जाओ, एक दिन जाओ, वहां पे बैठो,
आपके समय के अगर टीचर जीवित हो तो आप उनसे मिलो, देखिए कितने खुश होते हैं वो। नहीं, मैं बता रहा हूं, उन्होंने इसको बहुत महत्वपूर्णता से बाकायदा सीरियसली एक योजना बनाकर किया है जी। कि हर अफसर अपने उस गांव में जाएगा जहां से वो बनकर आज अफसर बना है और वहां के बच्चों को प्रेरित करेगा। और आपने कह दिया अगर ये रेगुलर मॉनिटरिंग हो जाए ना, हाँ, लेकिन नहीं हुआ। मैंने नहीं देखा किसी का कि कोई अफसर जो है चीफ सेक्रेटरी गया हो अपने गांव में अपने स्कूल में जाके पढ़ाया हो, नहीं गया। चला भी जाएगा, वहां जाकर बच्चों का हाल भी पूछ लेगा। जी जी। तो एक गुणात्मक परिवर्तन आ जाएगा और एक उन बच्चों में क्या भाव जागेगा, ये इसकी कल्पना। वो तो एकदम कंप्यूटर की गति से भी तेज भाग जाएंगे। इतिहास में एजुकेशनिस्ट तो नहीं रहे कहीं? नहीं, मैं एजुकेशन पे काम करता रहता हूं, इसलिए मेरे मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। नहीं, किताब लेखक तो आप हैं, लेकिन एजुकेशनिस्ट नहीं, एजुकेशनिस्ट इसलिए हूं क्योंकि मैं गरीब बच्चों को पढ़ाता हूं ना। मैं एक विद्यालय को चलाता हूं, लेकिन मैं उसमें आमूल चूल परिवर्तन नहीं कर पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहा हूं वो खुद कभी कभी मैं सोचता हूं। लेकिन यही स्थिति है, जैसा मैंने आपसे कहा कि क्या हम एक दिन जाएं, एक दिन अगर जाएंगे तो शायद कुछ परिवर्तन होगा। बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा सुझाव है और बहुत सकारात्मक सोच के साथ, और इसके रिजल्ट आएंगे। और आप भी जिस दिन जाएंगे डॉक्टर साहब, हम लोग उसको कवर करेंगे और ये वादा मेरा है आपसे कि उसको फैलाएंगे भी कि नहीं, डॉक्टर महेश शर्मा जी उस जगह गए जहां से उन्होंने टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ाई शुरू की, नरकट से पटरी पे लिखते थे और उस वहां से निकल के वो नोएडा आए 1982 में और आज इतने बड़े संस्थान के जो है एमडी हैं, डायरेक्टर हैं, उसको चला रहे हैं और न जाने कितने संस्थान चला रहे हैं और हजारों लोगों को नौकरियां दी हैं। तो ये कोई साधारण बात नहीं है, ये असाधारण बात है और ये सिर्फ शिक्षा की वजह से ही संभव हो पाया। देखिए, मैं एक इस विषय में थोड़ी सी जी जो काम आपने कहा मैं ये कर चुका हूं। बहुत बड़े। मैं अपने उस गांव के उस प्राइमरी स्कूल में गया जहां टाट पट्टी और उन हमारे ताली बजाइए भाई, ये बहुत ही बड़ी बात है। और हमारे जमाने में वो मुल्तानी मिट्टी और कलम और स्याही और तख्ती भी होती थी। जी जी। उस पीढ़ी के कुछ लोग भी यहाँ बैठे हैं। आदरणीय हमारे खेड़ी से देखिए अध्यक्ष बने और उनके भाई IAS ऑफिसर रहे यहीं पर। जी जी। इसी में मैं वहां गया तो छोटी सी प्रेरणा, उन्होंने कहा साहब एक कुआं से हम पानी खींच के बच्चे पीते हैं, एक तख्ती, एक ये को बहुत छोटी सी मांग करी उन्होंने। उस मांग की कीमत थी कुल 2-3 लाख रुपए। मैं अपनी जेब से दे आया, मुझे बड़ी खुशी मिली कि मैं अपने स्कूल में इतना दे आया। फिर उन्होंने देखा यार ये कुछ मिल गया, तो उन्होंने कहा साहब ये कमरे जो थे कम पड़ रहे हैं, तो मैंने कुछ 1-2 कमरे भी बनवा दिए वहाँ। फिर वो 8वीं तक का स्कूल था, तो उन्होंने कहा कि साहब अगली बार मैं जब गया, गाँव में फ्रिक्वेंटली जाता रहता हूँ, उन्होंने कहा साहब इस स्कूल को अगर आप 12वीं तक का करवा दो तो ये जो बेटियां हैं ये गांव से बाहर नहीं, 8वीं पढ़ने के बाद इनको लोग घर पे बैठा लेते हैं, दूसरे गांव में जहां स्कूल है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, मेरा स्कूल भी मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर था, तो वो करवा दीजिए। तो मैंने वहाँ की मुख्यमंत्री जी, उस वक्त वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, जी जी, तो मैंने उनसे कहा, तो वो स्कूल उन्होंने मेरी बात को थोड़ी तरजीह दे दी, वो 12वीं क्लास तक का स्कूल हो गया। क्या बात है। और वो स्कूल बनने के बाद डिमांड और बढ़ गई थी उठाकर। आप समझिए, मैं अपने फिर 8वीं क्लास वाले स्कूल में गया, जो 9th क्लास में, वहां भी गया जी। इस बार मैं गया तो मैंने कहा भाई, बोलो भाई अब कुछ और, बोलो साहब वैसे तो अच्छा हो गया लेकिन ये कुछ और भी हो सकता है क्या? हमने कहा हो सकता है। तो बाई चांस उस वक्त जो एक वीडियो बनी हुई थी वहां की, वो मेरे एक सहपाठी दोस्त की पत्नी थी। अच्छा। IPS IRS ऑफिसर थी। उसने कहा साहब मेरे पास बजट बचा हुआ है। मैंने कितना बजट बचा? बोले 50 लाख बचा हुआ और मार्च में एक्सपायर हो जाएगा। तो मैंने कहा मेरे स्कूल में दे दो। हाँ। आप समझिए उस स्कूल को करीबन 36 लाख रुपए का काम और मिलके उस स्कूल का जीर्ण था। बहुत बढ़िया। बहुत मैं समझ सकता हूं कि आपने बहुत अच्छी प्रेरणा दी है और मैं चाहूंगा मैं भी अपना छोटा सा अनुभव बताता हूं डॉक्टर साहब। एक स्कूल का मैनेजर मैं हूं और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने लोगों से मांग मांग के वहां 22 कमरे बनवाए हैं। बताइए, राम गोपाल जी ने 25 लाख रुपए वहां दिया है, नरेश अग्रवाल जी ने 15 लाख रुपए दिए। बहुत बड़ी बात है। और सबसे मांग मांग के मैंने वहां सारे कमरे बनवा दिए। पहले कक्षा 8 तक था, वो इंटर कॉलेज हो गया। आप मांगने वाले तो बने ना, और एक ऐसे कॉज के लिए। हाँ, अच्छा, लेकिन उसमें बहुत गरीब बच्चे पढ़ते हैं। मैं किसी दिन आपको ले चलूंगा वहां। तो मैं सिर्फ यही आपसे कहना चाहता हूं कि हम एजुकेशन की नीति में तो बदलाव ला रहे हैं, लेकिन अपनी प्रकृति में बदलाव नहीं ला रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम अपनी प्रकृति में, जिस तरह से आपने अपना अनुभव बताया कि आपके प्रयास से वो कक्षा 8 का स्कूल अब कहां से कहां पहुंच गया, न जाने कितने बच्चे वहां पढ़ रहे होंगे, कितनी दुआएं आपको देते होंगे। शायद हर जो बड़ा व्यक्ति है अगर ऐसा करना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूं कि हमारे देश को बदलने से, हमारे देश को आगे बढ़ने से शायद कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं, वो उसमें ये सोच ले कि मुझे यहां तक पहुंचने में या बड़ा बनने में सो कॉल्ड वो उस माटी का अंश है,
तो उस माटी को मुझे नमन करना है, उसका कर्ज मुझे चुकाना है। अगर ये सोच हम रख लें तो फिर सब कुछ ही, और उसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने उस माटी का कर्ज उतारने के लिए मिट्टी अब वो मेरी करवा तो माटी मेरा देश। देखिए, जब वो कोई काम करते हैं तो शुरू में लोग हंसते हैं। मेरे सामने कुछ मेरे राजनीतिक लोग भी बैठे हुए हैं, वो हंसेंगे कि देखिए क्या प्रधानमंत्री जी घंटी बजवा रहे हैं, क्या तिरंगा, हर घर में तिरंगा बसेगा, अब हर घर में मेरी माटी मेरा देश चलेगा। लेकिन आप समझिए, उस तिरंगे ने, उसका अगर किसी ने इकोनॉमिक्स निकाली, कितने लोगों की रोजी रोटी, कितने लोग, करोड़ों लोगों के देश की भावना जाग गई कि तिरंगा तिरंगा तिरंगा। यही तो चाहिए आज के युवा के अंदर, देश के लिए अपना जज्बा रखना, बस उसी की इंतजार है और वो काम हो रहा है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपसे आखिरी सवाल लेके ख़त्म करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपके मन में कभी कभी आप बैठते होंगे, क्योंकि देश और दुनिया आप घूमते रहते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते रहते हैं, जुलते रहते हैं, जैसे आपने जापान का उदाहरण दिया, आपको क्या लगता है कि आमूल चूल में क्या ऐसा परिवर्तन हो, क्या ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हम शिक्षा में जिस विचार और जिस सोच के साथ आपके प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी, हम उसको जो है फॉलो कर पाएँ, हम उसको लागू कर पाएँ, हम उस दिशा में बढ़ चले? देखिए, जिस नीति पर सोचिए, जब ये शिक्षा नीति बनी तो मैं भी भारत सरकार के मंत्री जी जी, और मैं भी सुझाव के क्षेत्र में इसका एक हिस्सा बना। जी जी, क्योंकि मेरा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय एक ही मंजिले शास्त्री भवन में ऊपर नीचे थे। जी जी, तो हम लोग बिना मांगे भी सलाह देते थे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उस मैकाले की शिक्षा नीति से लेकर जी, आज भारत की शिक्षा नीति क्या हो, प्रधानमंत्री जी ने जब ये सवाल पूछा किसी युवा से, और उन्होंने कहानी खुद ही सुनाई थी कि मैंने पूछा कि एक स्टूडेंट आया, बोले क्या करते हो, बोले मैंने बीटेक किया है, बोले क्या करते हो, क्या करना जानते हो, बोले मैंने एमटेक भी किया है, बोले और क्या करते हो, बोले मैंने एक साथ में एक डिप्लोमा भी कर लिया है मार्केटिंग और फाइनेंस में, बोले नहीं तुम्हें आता क्या है करना। क्या बात है। आज उस स्किल बेस्ड शिक्षा की जरूरत है, जो शिक्षा समीक्षात्मक हो, जो शिक्षा बच्चे के दिल के अंदर ये भाव पैदा करता हो कि मैं विश्लेषण शक्ति रखकर और किस तरह सबका समावेशी और होलिस्टिक सोच के साथ विकास हो। सिर्फ डिग्री वाली शिक्षा नहीं, सर्वांगीण विकास के साथ एक ऐसी शिक्षा नीति, एक ऐसी शिक्षा की तरीका, एक ऐसी शिक्षा की सोच हम विश्व का अगले 15 वर्षों तक, 2045 तक करीबन और आगे तक हम सबसे युवतम देश रहने वाले हैं। जी जी, हम वर्ल्ड के, पॉपुलेशन हमारी एक प्रॉब्लम भी है, पॉपुलेशन हमारी एक ताकत भी है। हम विश्व के ह्यूमन रिसोर्स सप्लायर होंगे वर्ल्ड में, सबसे बड़े। आज अगर लंदन की नेशनल हेल्थ स्कीम से हिंदुस्तान के डॉक्टर निकल जाएं तो 24 घंटे में उनकी हेल्थ स्कीम चरमरा जाएगी। आज नासा और इन जगहों के साइंटिस्टों में भारत के वैज्ञानिकों की पहचान है। तो उस शिक्षा नीति को, जिसकी जड़ों में मैकाले नहीं, जिसकी जड़ों में चाणक्य है, जिसकी जड़ों में मैथिली है, जिसकी जड़ों में ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष रहे हैं, उन जैसे लोगों की शिक्षा को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। चलिए डॉक्टर साहब, आप इंडियन न्यूज़ के कॉन्क्लेव में आए, एजुकेशन कॉन्क्लेव में, और इतने सारे विचार जो वाकई आपने ज़मीन से इकट्ठा किए थे, आपने हमें दिए, और मैं समझता हूं कि हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि जो लोग यहाँ बैठे हैं इसको दूर दूर तक ले जाएंगे। हम लोग जब अगली बार मिलेंगे तो हमारे पास EWS को लेके कोई ठोस कार्यनीति होगी, और मैं समझता हूं कि आपके पास भी फ़ोन कम आएंगे EWS के तहत, क्योंकि अपने आप एडमिशन हो जाएंगे। प्लीज़ जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।